टाइमली कॉल फॉर हेल्प करते रहे। यस, अगर आप थक गए हैं तो आप किसी और साथी को बुलाएंगे, वो थक गया किसी और को बुलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये तरीका सबको आना चाहिए। आप साथ नहीं दे सकते, ना दे आप, लेकिन साथी को तो माना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर है। मैं अच्छा, ये इंटरनेशनल टेक्निक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कोई कोड का नहीं है, ठीक है। मतलब लगातार छाती को दबाते रहना, ये इंटरनेशनल। जी जी, आपका सवाल। जी जी, ये जो आप रिप टूटने की बात कर रहे हैं, हाँ। सीपीआर कंटिन्यू रिप टूट गई है, पॉसिबिलिटी है कि वो रिप हार्ट में तो लग सकती है। लेकिन देखें, मुझे 20वां साल हो गया है, हमने पता नहीं कितने सीपीआर किए होंगे ड्यूरिंग सर्विस, आप सोच सकते हैं। आज तक हमने अभी किसी कोई केस मेरे सामने नहीं आया। ये रिब्स इतनी ज्यादा कमजोर नहीं होती है। मैंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से इसके अंदर इलास्टिक होती है कि हमारा डाइवर सिस्टम फैलता है तो बढ़ता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे लोग आए होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको निकालते हैं तो बिल्कुल ठीक होता है, मतलब उसकी रिब्स नहीं टूटी होती है। ओके, तो इसमें इलास्टिक होती है, ये टूटती नहीं है। ये हम एहतियातन बताते हैं क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि हड्डी टूट गई है तो फिर सीपीआर रोक देंगे। वो सेंटर में गलत जगह से दबाएंगे तो टूट वो तो जब आप गलत सीपीआर करेंगे वो तो फिर इस टाइम जगह जाया से होगा नहीं ना। टूटेगी। सीपीआर देना है अपने यस हमने जो अपना एंगल बना लिया, यस उसमें हम लोगों ने ये वाली जगह जो है वो यूज करनी है। यस जैसे कि पूरा हाथ यस यस, मैंने आपको ये इसलिए तो देखो, हम लोग इस जगह को ये करेंगे, यस यस, पावर हैंड की पाम मैंने आपसे इसलिए बनवाई थी। जाएगी और आपका पॉइंट जो है उसके ऊपर बिल्कुल, ये जरी बात है 90 के एंगल पे, इसलिए तो आपको मैं बता रहा हूँ। कंफर्टेबल खुद हो नेचर को कंप्रोमाइज कर दिया। अपने आप को देखना कि हम सेफ हैं, हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम पे तो कोई मुसीबत नहीं आती, कोई गाड़ी कोई पब्लिक हम पे तो नहीं गिर सकती, हम सेफ हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हिला के घूमना है। बात सुने, आप मुझे सुन सकते हैं? कोई बंदा कॉल करे 112 पे, ये अनकॉन्शियस है और ये सांस नहीं ले रहे। कॉल कर उसके बाद ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर लिया, एक्टिंग कर ले, लेकिन इसमें जल्दी करना होता है, टाइम को कवर करना होता है ना उनके पीछे। सांस नहीं ले रहे। स्टार्टिंग रहेगा कॉल कर दी है सांस के बाद अभी आपने कंप्रेशन इसके लिए पहले लोकेशन आगे आप गलत जगह को, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अंधेरा हो, लाइट ही नहीं है, तो आपने एक आइडिया से जाहिर सी बात है, फिर आपने लोकेशन को ट्रेस लाजमी करना है। गलत जगह पे आप कोई प्रेस करेंगे तो टाइम तय हो जाएगा। पेशेंट के करीब होके जाना है, ये ना हो कि पेशेंट दूर पड़ा हुआ और आप दूर से उसका सीपीआर कर रहे हैं, उसके करीब जाके फिर आपने चेस्ट को प्रेस करना है। जब आप कंप्रेशन दे रहे हो तो साइड ऑफ लाइफ जिंदगी के साथ नजर आता है इसके चेहरे से सीपीआर ये रिदम बड़ी जरूरी होती है इसके अंदर। ये जो एक रिदम आप हम बार बार बता रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा तेज से नहीं, मतलब उसकी छाती को दबाना। ये ना हो कि 2 मिनट में आप थक जाएं, उसके बाद फिर आप जी आप थक गए, ब्रेक करें आधा घंटा, फिर सीपीआर करें। जब आप सीपीआर कंटिन्यू हो गया तो फिर रोकना नहीं है, इसलिए आपने एक रिदम से स्मूथ से करना है। ये देखिए, यस, और ये रिदम जो है 1 मिनट के अंदर 100 से 120 दफा मेंटेन करनी है। और एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि एक रिक्वेल लफ्ज जो होता है रिक्वेल, जैसे नेचर में छाती नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, तो जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं उसके बाद उसको एक प्रेस करके बैठ जाए, उसको रिक्वेल होने देना है। रिकॉइल होने देना है ना, उसको छाती को वापस अपनी जगह पे भी आने देना है, तो प्रेस करना है, फिर उसको वापस आने देना है। इस तरीके से ये हम लगातार करते रहना। अच्छा, ये सीपीआर देखिए, ये लाजमी नहीं है, या आपको कहीं पे भी इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए ये आपकी वो टेक्निक है जो आपके अपने काम आने वाली है, किसी भी जगह पे इसका आपको जरूरत पड़ सकती है। चले जी, बस अब इनको ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करना। वैसे तो कोई भी बड़ा होता है वहाँ पे आपके पास एम्बुलेंस मूव हो जाते हैं, स्टाफ जम हो जाते हैं, लेकिन किसी भी जगह पे आप एज ए लेमैन वहाँ पे मौजूद हैं, किसी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा है कि 1122 को एक्टिव कर देना है। उसके बाद यानी सबसे जो बेसिक चीज़ है कि जैसे कोई जिसम है, पूरा जिसम में यानी वो खून में लग पाता है, फर्ज करें बाजू है, तो आपने आइडेंटिफाई द ब्लीडिंग साइड,
कि आपने पूरे जिस्म में वो जगह ढूंढ लेनी है पहले कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। ऐसा नहीं कि आप सारे जिस्म के ऊपर पट्टी लपेट दें और जो एग्जैक्ट जगह है वहाँ से ब्लीडिंग फिर भी होती रही। तो आपने सबसे पहले जगह ढूंढ के उसके ऊपर कोई भी अपनी जेब में, जब आपके पास रुमाल है, आपके पास ग्लास पीस है, जैसे हमारे पास इमरजेंसी बैग है आपके पास नहीं है, तो वहाँ अपने जेब से रुमाल निकाल के, आपके पास चादर है, आपकी शर्ट है, उसको कोई पैड बना के सबसे पहले जो स्टेप है वो है डायरेक्ट प्रेशर, कि जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही थी आपने उसके ऊपर 10 मिनट तक डायरेक्ट प्रेशर डालना है। हमने 1122 को एक्टिव किया हुआ है 10 मिनट तक है कि वो 1122 की गाड़ी या जो आपकी अपनी फास्ट एड है, क्योंकि वो पहुंच जाती है, आपने 10 मिनट तक उसको कंप्रेस किए रहना है और उनके हवाले करते रहे पेशेंट। अगर वो नहीं भी पहुंचती तो 10 मिनट तक कंप्रेशन देने के बाद आपने उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी है, पट्टी लपेट दी है, जैसे आपके पास चादर है या आपके पास कोई पट्टी मौजूद है। उसके बाद भी आप देखते हैं कि ब्लीडिंग जो है ऐसा ऐसा हो रही है, खून रिस रहा है उस पॉइंट से जहाँ से वो कट लगा था, तो आपने दूसरा स्टेप लेना है एलिवेशन का, कि आपने उस हिस्से को जिस हिस्से से ब्लीडिंग हो रही थी दिल की सतह से बुलंद रखना है। 1122 को वेट कर रहे हैं तब उनके आने तक, आपकी अपनी कंपनी के अंदर फर्स्ट एड वाला कोई सेक्शन है वो आ रहे हैं आपकी तरफ, उनके आने तक, या आप खुद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, अस्पताल पहुंचाने तक आपने उस हिस्से को एलिवेट करके रखना है। साथ साथ एक और चौथा पॉइंट जो है वो ये करना है कि आप प्रेशर पॉइंट, जैसे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, जैसे आप वेन में इंजेक्ट करने लगते हैं तो ऊपर आपको टॉर्निकेट का इस्तेमाल, यानी एक पेट लेफ्ट जो है वो टॉर्निकेट है, ठीक है, कि टॉर्निकेट का इस्तेमाल करना है उस हिस्से से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उससे थोड़ा सा पहले उस हिस्से को आपने कस के बांध लेना है या पकड़ लेना है, या अगर आपने कस के बांधा है और अपने पेशेंट को यहाँ मियाँ वाली या किसी दूर इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टाइम जो है लाजमी मेंशन कर देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस फर्ज करें आपको 1 घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपने कस के बांध दिया और ब्लीडिंग की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जो बिल्कुल बंद कर दी हो, तो ऐसा ना हो कि आप उससे से बिल्कुल डैमेज ही कर दें। आप फर्ज करें 10:40 पे आपने टॉर्निकेट का इस्तेमाल किया था, तो उसके ऊपर मेंशन कर दें कि मैंने 10:40 के ऊपर ये टॉर्निकेट या पट्टी है जो भी है वो इस्तेमाल किए। तो जो 1122 का स्टाफ या जो कोई भी बंदा जो उसको अस्पताल लेके जा रहा है, जब वो टाइम देखेगा तो 15-20 मिनट के बाद, यानी कम अज़ कम 20 मिनट बाद उसको एक दफ़ा वो ढीला करेगा। जब खुद पेशेंट लेके जा रहे हैं तब भी आपको पता होगा कि मैंने इतने मिनट पे ये टॉर्निकेट का इस्तेमाल किया था, तो 20 मिनट के बाद इसको 4 से 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा ढीला करना है और फिर उसको फिर दोबारा कस के बांध देना है। या जिस्म का कोई हिस्सा फर्ज करें बिल्कुल कट जाता है, ठीक है, बिल्कुल अलहदा हो गया या बिल्कुल डैमेज हो गए, तो उसमें फिर आपने वो टॉर्निकेट को नहीं खोलना बल्कि अस्पताल ले जाने तक उसे से ऊपर टॉर्निकेट लगा रहे। जी हम देख रहे हैं कि जिस हिस्से से ब्लीडिंग हो रही थी हमने सबसे पहले क्या करना है, उस हिस्से को उसके ऊपर रुमाल या गाज पीस या कोई भी साफ कपड़ा रख के आपने 10 मिनट तक उसको प्रेशर देख रखना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आपके पास जैसे आपके पास इमरजेंसी बैग मौजूद होगी, उसके ऊपर ये आपने पट्टी का इस्तेमाल कर दिया। अब आप इसको यहाँ फर्ज करें आप 1122 को वेट करें तो इस पोजीशन में नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी जो है ब्लड की सप्लाई तेज़ हो रही है तो इस हिस्से से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। आपने इसको एलिवेट कर देना है, 1122 आपकी तरफ आ रही है या खुद पेशेंट को लेके जा रहे हैं, अब जो है ब्लड की सप्लाई इस हिस्से की तरफ पहले की निस्बत जो है वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो खून का ज़िया भी पहले की निस्बत कम हो जाएगा। साथ साथ आपने प्रेशर पॉइंट को कंट्रोल करके रखना, यानी प्रेस करके रखना है, तो खून की सप्लाई अब पहले से और ज़्यादा निस्बतन कम हो जाएगी। अच्छा सर, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है बाद में टांग में तो पेशेंट को लिटा सकते हैं? बिल्कुल। लिटा दें। मकसद ये कि जिस हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है चाहे वो जिस्म का कौन सा भी हिस्सा है, आपने उसको दिल की सतह से, क्योंकि ये पंप कर रहा है दिल उस हिस्से की तरफ ब्लड को, ठीक है, तो आप उस हिस्से से चाहे मतलब ये कि पेशेंट के पाँव की तरफ है तो आप उसको लिटा के पाँव वाला टांग वाला हिस्सा जो है वो एलिवेट कर दें। हड्डी वगैरह कुछ गई हो फिर कुछ यस, अगर हड्डी टूट जाए तो उस सूरत में भी आपने सिर्फ ये करना है, हड्डी तो अब टूट गई है तो उसको आपने उसकी मूवमेंट को कम से कम करना है, इसको मोबिलाइज करके आपने हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि जो जब हड्डी टूटती है फ्रैक्चर होता है तो उसकी शार्प एजेस होते हैं जो खून की मजीद नालियों को काट रहे होते हैं, मतलब अगर उसकी हरकत चल रही है, वो मतलब चलता फिर रहा है, ठीक है ना, या आप उसको हरकत बार बार दे रहे हैं उस बच्चे को, तो वो जो शार्प एजेस हैं वो उसको ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो सूरत में जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ा खतरनाक है।
आपने जस्ट कोई भी सख्त चीज़ लेनी है, अगर आपके पास स्प्लिंट नहीं है तो कोई सख्त चीज़, कोई गत्ता, कोई ऐसी कोई कपड़ा मोटा, कोई कंबल, कोई चादर, उसकी तय बनानी है। तय बना के आपने उसके साथ उसको लपेट के उसके ऊपर से आपने उसको अच्छे तरीके से टाई कर देना है सख्ती के साथ। लेकिन उससे पहले आपने उस ब्रीडिंग वाली जगह को रोकना है, उसको कवर करना है। कवर करके फिर आपने उसके साथ कोई भी सख्त चीज़ का सहारा लेके वो आपने, हाँ अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर आप उसके टूटे हुए हाथ को उसकी अपनी बॉडी के साथ भी टाई कर सकते हैं। एक उंगली टूट गई है, दूसरी उंगली को उसके साथ टाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं, क्योंकि आपने हरकत को रोकना है। अगर एक टांग टूट गई है, आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, जो ठीक वाली टांग है उसी टांग को उस टांग के साथ आप बांध सकते हैं। कोई कपड़ा, कोई चादर, कोई ऐसी चीज़ दरमियान में रखें, उसको फोल्ड करके हॉस्पिटल लेके जाना। आपका काम है सिर्फ हरकत को कम से कम करना, इमोबिलाइज करना है, उसको सुकून देना है उस चीज़ को। अदरवाइज अगर आपने उसको रेस्ट नहीं दिया तो फिर वो हॉस्पिटल जाने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि एक तो ब्लीडिंग पहले हो रही थी ओपन, और दूसरा ये कि वो शार्प एजेस बार बार उसको लगेंगे, मजीद डैमेज होगा, खून की नालियाँ हैं वो मजीद ज़्यादा डैमेज होगी। क्योंकि जब हड्डी टूटती है तो ये जिस तरह छुरी तेज़ होती है, ये ऐसे ही बन जाती है। और तरीके से वो शार्प एजेस जो होते हैं, हड्डी के शार्प एजेस, वो दोबारा से उसको डैमेज करते रहते हैं लगातार। और यही होता है कि एक बंदे का 20 किलोमीटर एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की, हॉस्पिटल जाते जाते उस बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए उसकी हरकत को रोकना बहुत जरूरी है। लाजमी नहीं है कि आपके पास स्प्लिंट है, किसी भी चीज़ से आप उसको रोक सकते हैं। नाक, कान और मुंह के खून को नहीं रोकना। यस, कान, नाक, मुंह को के ब्लड को आपने नहीं रोकना, क्योंकि ये हेड इंजरी की अलामत होती है और इसको आपने नहीं रोकना। ये ब्लड आपने निकलने देना है, रिकवरी पोजीशन दे देनी है उस बंदे को, ताकि जो ब्लड है वो बाहर निकल जाए। ये ना हो कि जनाब वो निकल रहा है और वो बंदा ऐसे सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा तो शदीद चोट में है ना, सीवियर इंजरी हो गई उस बेचारे को, उसको नहीं पता मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो इसलिए आपने उसको आपने रिकवरी पोजीशन दे देनी। आप हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, इधर चोट आ गई तो पेट में कोई चीज भी नहीं नहीं चोट इधर आ गई है और वो ब्लड बाहर निकल रहा है, उसको तो रोकना है। इंटरनल इंजरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नाक से, मुंह से और कान से, इस वाले ब्लड को रोकना है आपने। बाकी ब्लड ये नहीं है कि सर फट गया है तो उसको तो रोकना है भाई, ठीक है। हाँ, अगर कोई चाकू, खंजर, कोई अल्लाह ने करे ऐसी चीज बॉडी में लग जाती है, वो आर पार हो जाती है, या वैसे लग के अंदर चली गई है, तो उसको भी आपने निकालना नहीं होता है, किसी भी कीमत में नहीं निकालना। अगर एक बंदा ऊपर से गिरा है और वो कोई ऐसी चीज पड़ी तो निकल उसकी बॉडी में लग गई है, कहीं पे भी लग गई है बॉडी के किसी से भी, उसको निकालना नहीं, उसको आपने उसकी मूवमेंट को रोकना है आपने, और उसको वहाँ पे कस के आपने पट्टी बांधनी है और उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाना है, ताकि मूवमेंट रुक जाए, क्योंकि वो मूवमेंट करेगी तो वही दोबारा खून की नालियों को काटेगी, डैमेज करेगा। अगर आपने निकाल दिया उसको तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट कर देगा। बाहर तो बताया मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ही ब्लड बह के जा रहा होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, और वो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए कभी भी उसको बाद बाइक के ऊपर लोग जा रहे होते हैं बड़ी स्पीड से, और अंधेरे में उनकी लाइट नहीं होती है, सामने लाइट पड़ती है और आगे रेडी के ऊपर कुछ सरिया वगैरह जा रहा होता है, जब कोई ऐसी नोक वाली नोकीली चीज़ें, खतरनाक शार्प एजेस वाली चीज़ें, वो तो उनको आर पार भी हो सकती है। ऐसे बड़े वाक़यात होते हैं, हमें शाम को कॉल आती है और वो सरिया आर पार हो जाता है, तो उस सूरत में भी आपने वो निकालना नहीं है। जितना सरिया लग गया है, आर पार हो गया है, उसको आपने हिलाना भी नहीं है, आपने जस्ट उसकी हरकत को रोकना है, ब्लीडिंग को रोकना है, तसल्ली देनी है और रेस्क्यू को कॉल करनी है। वो लोग आएंगे, उनके पास कटर होते हैं, वो एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी हरकत को रोकेंगे, उसकी ब्लीडिंग को रोकेंगे, IV लाइन मेंटेन करेंगे, उसको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। आपने उनको निकालना नहीं है। लोग जल्दी करते हैं, हर बंदा डॉक्टर बना होता है उस टाइम, हर बंदा अपनी अपनी वो फार्मूले लगा रहा होता है, तो इसलिए ऐसी सूरत में उसकी जान चली जाएगी, उसमें बजाय तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, और कोई सवाल? अभी ये इसका करना है, टाइम ज़्यादा हो गया, फिर कर लेंगे, फिर किसी दिन कर लेंगे। हम भी इधर है, ओके, चलिए ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। आई होप